प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सेट 4 नंबर फिजिक्स का। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, और साथ ही साथ आपके सारे सेट्स अवेलेबल हैं जितने भी आपको चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, केवल आपको एक बतानी है। तो मैंने यहाँ पे चार चार तीन तीन प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं। आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो उदासीन होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, और प्रकाश के वेग के समान गति करती हैं, और इसके पास जो है ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। यानी कि इसमें जो है आपकी सब कुछ होती है। तो यहाँ पर जो तीनों आंसर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप तीनों आंसर को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक कन्वर्जिंग लेंस जो है और एक डाइवर्जिंग लेंस है, वो इक्वल फोकल लेंथ रखते हैं और को एक्सिली उनको रखा हुआ है, ठीक है ना। उनको सह संपर्क में रखते हैं, अक्षीय संपर्क में। तो व्हाट आर द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? अब यहाँ पे देखिए, आप जो है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। अब इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं एक ही एक्सिस पे। तो जो है आपको बताना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होती है। थोड़ा ध्यान रखना, आप कई कई बार तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्वेक्स उत्तल और अवतल लेंस। तो इसको हमने इस तरह से संयोजित किया। जब आप जानते हो कि फोकल लेंथ जो उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। हमारे को पता है कि पी जो पावर होता है वो 1/f होता है, और 1/f को हम लिख सकते हैं 1/f1 प्लस में 1/f2 इजकल्स टू, हम कह सकते हैं क्योंकि F1 हमने माना एक लेंस, ये F1 है ये F2 है, तो इसमें F1 की वैल्यू दे रखी है +1, तो यहाँ पर प्लस F, तो इसको हमने F1 की जगह +F रखा, और F2 की जगह -F रखा। तो अब देखोगे +F और एक -F है, दोनों कट जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगी। तो इसका जो टोटल पावर आया वो क्या आया? हमारे पास ज़ीरो आया। तो बस यही हमें निकालना था, यही हमारा इसका आंसर है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टार शेप ऑफ वेवलेंथ व्हेन लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स? यानी कि जब प्रकाश का विद्युत स्रोत से विचलन होता है तो तरंगाग्र का आकार कैसा होता है? तो ये जो है विचलन होता है तो ये स्फेरिकल यानी गोलीय तरंगाग्र बन जाती है, ठीक है। हमेशा जो तरंगार अगर विचलन होगा किसी बिंदु स्रोत से, तो यानी कि पॉइंट से, तो वो हमेशा एक सर्कल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर एक लाइन में आपको लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस। तो यहाँ पर जो है सुसंगत सोर्स को परिभाषित करना। दो या दो से अधिक स्रोतों को जो है सुसंगत कहा जाता है, जिसमें समान तरंगदैर्घ्य यानी कि आवर्ती और आयाम होते हैं, जो एक स्थिर चरण संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। इससे पहले वाले सेट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि आपको इसकी रोक क्षमता निकालनी है। तो हमारे पास जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, V0 होता है, और हमें दे रखा है इसने कि जो आपका के की वैल्यू कितनी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने के की जो है काइनेटिक एनर्जी लिख दी, और यहाँ पे ई से ई कट जाएगा आपका। तो आपके पास जो बच जाएगा क्या बचेगा? V0 बचेगा, और V0 कितना बचेगा? 3 वोल्ट बचेगा, ठीक है। V बचेगा, केवल ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहो तो इस तरह से मैं आपको कैंसिल आउट करके दिखाऊं, तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या? V0 बराबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। In which biasing कंडीशन पीएन जंक्शन फोटो डायोड वर्क्स? तो ये किस बाइसिंग में जो है ये काम करता है? तो ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। हमेशा आपको याद रखना है कि ये रिवर्स बाइसिंग में जो है काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड? अगर फ्रीक्वेंसी को यानी आवर्ती को दुगनी कर देते हैं तो एलसीआर सर्किट के प्रतिबद्धता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको अगर प्रतिबद्धता का इक्वेशन याद होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और बार बार ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखनी है। जेड बराबर होता है आपका R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो उसमें से आप जब आप XL या XC को बढ़ाओगे, क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसी होती है दोनों में, और फ्रीक्वेंसी को जब आप बढ़ाओगे तो वो आपका इम्पीडेंस यानी जेड को भी बढ़ाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ जो है इसकी दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर, यूज़ कर रहे हैं एज मैग्नीफाइंग ग्लास इफ़ द नियर पॉइंट
ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेट करना है आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए सबसे पहले लेंस की वस्तु से दूरी जो है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं हम, और कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है वी जो है नेगेटिव होगा हमारा, तो -25 जो आ गया, जो कि हमारे को दिया है क्वेश्चन में, और एफ़ की वैल्यू 6.25 सेंटीमीटर दे रखी है। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन में एफ इजकल्स टू 1/b माइनस 1/u होता है। एफ़ की वैल्यू और वी की वैल्यू को रख देते हैं। एफ़ की वैल्यू को रखा हमने, वी की वैल्यू को रखा, तो यू हमारे पास आ जाएगा। यू को निकालेंगे तो हमारे को बस मैथमेटिक्स यूज़ करना है यहाँ पे। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो मैं ऊपर में 100 लिख दूंगा, नीचे में जो है आपका पॉइंट हट जाएगा, तो इसको काटूंगा 25 से, तो 25 चौक 100, 25 इंटू 25 जो है आपका 625 होता है, तो ये आ जाएगा 4/25, और ये ऑलरेडी माइनस में है आपका। इसको इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 25 ही आएगा, और ये माइनस का 1 प्लस माइनस का 4 जो है टोटल मिला के माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसको काट दोगे तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। ये 1/u है, तो आप जैसे यू करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास यू की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। दूसरा इसने आवर्धन पूछा है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस में डी अपॉन में एफ। डी की वैल्यू आपको दे रखी है 25, और एफ की वैल्यू है 6.25। इसको दोनों को रखेंगे, और एम जो है हमारा 1, और इसको जब आप काटोगे 25 से, तो ये 625 जो है आपका पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इस 625 को इससे काटोगे तो आपका ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे 2500 आ जाएगा, और 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 से काटोगे तो आपका ये 25 से कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में यहाँ पे आ जाएगा 4। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू 5, तो 5 जो है मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है राइट करना है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इमरजेंस ई, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बीच में रिलेशन बतानी है, जो आपको अच्छी तरह से याद होगा। और उसके बाद में जो है न्यूनतम विचलन से गुजरने के लिए जो किरणों में आई और ई के बीच क्या संबंध होता है ये भी बताना है, यानी कि आई और ई के बीच में रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन में क्या संपर्क होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट सेट में डिस्कस किया था, इसको प्रूव भी किया था, जो कि R1 प्लस में R2 जो होता है, ये जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है उसके ए एंगल के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम ए लिख देंगे। ये आई प्लस ई डेल के बराबर होता है, तो इस तरह से हो सकता है, माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो डेल ए प्लस में डेल इजकल्स टू आई प्लस में ई जो है, ये रिलेशन आके हमारे पास मिलेगा। तो इस रिलेशन को जो है हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। और न्यूनतम विचलन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए आई इजकल्स टू ई होता है, ये हमारी शर्त है। बस इतना ही हमें करना था, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन टू फाइंड करना है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी एच की वैल्यू निकालनी है, और वर्क फंक्शन यानी कि फाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको आपको पता होगा, अगर आपको ध्यान होगा, तो एच वी इजकल्स टू के ई मैक्स इंटू प्लस में फाई नोट होता है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, प्लांक कांस्टेंट निकालना है। तो प्लांक कांस्टेंट को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू जो है निकालेंगे। ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसमें से हमें केवल एच की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम ई वी नोट लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नोट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एच छोड़ देना है और वी को इधर ला के डिवाइड कर देना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था, छोटा सा इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे में इसने बोला कि वर्क फंक्शन आपको फोटो सेंसिटिव मटेरियल का निकालना है। कार्यफलन के लिए व्यंजक जो है इसी इक्वेशन से निकल जाएगा, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन ली है, इसी इक्वेशन को लेंगे आइंस्टीन वाले को, और इसमें फाई की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता है कि के ई मैक्स जो होता है वो कितना होता है। सबसे पहले हम फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई को अब हम कन्वर्ट करेंगे, फाई को उधर ले जाएंगे तो ये एच वी इधर आ जाएगा, तो एच वी माइनस में के ई मैक्स हो जाएगा, और के ई मैक्स को हम जानते हैं ई वी नोट लिख सकते हैं, तो ये हमारा ई वी नोट इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास फाई नोट की वैल्यू आ गई। बस सिंपल सा है, केवल आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई ई वाई इजकल्स टू 30 साइन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो इक्वेशन का हम अभी आगे देखेंगे। इसमें ऑब्टेन करना है वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, और दूसरा जो है आपको एक्सप्रेशन लिखना है, जो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होगी वो लिखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की लंबाई जो है वेवलेंथ निकालते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वेवलेंथ निकालनी है हमें, तो इसके लिए हमें क्या गिवन है, गिवन है ई वाई इक्वल्स टू 30 साइन। एक मिनट, जो इसको हटा देते हैं, ये क्या मिस्टेक से रह गया है। इसकी जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, ई वो होती है ई वाई, मतलब गिवन है ऑलरेडी, यही वाली इक्वेशन पहले लिख रहे हैं कि 30 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी प्लस में 300 पाई एक्स
इंटू वी और पर मीटर हो गया ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पर जो है, हम जानते हैं कि इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ई की क्या होती है, ये होती है, आपने पढ़ा भी होगा, ई इजकल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है। इसमें ई नोट क्या है, तो ई नोट तो 30 है, ठीक है, साइन की जगह साइन है, आप कंपेयर कर सकते हैं। और आपका जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह 2 × 10⁻11 है, ठीक है, और टी की जगह फिर से टी है आपका। उसके अलावा फिर के की जगह क्या है, के की जगह 300 है, और आपका पाई की जगह जो है, सॉरी, के की जगह 300 पाई है और एक्स की जगह एक्स है। तो इस तरह से ये हमने कंपेयर कर लिया। हम यहाँ से के की वैल्यू निकालना चाहें तो के की वैल्यू एक और होती है हमारी, जिसको हम क्या लिखते हैं, के की वैल्यू लेमडा के फॉर्म में, के इजकल्स टू 2 पाई अपॉन में लेमडा, ये वैल्यू होती है के की, ठीक है, इस के की वैल्यू ये भी होती है। तो ये हम यहाँ पे लिख दिया हमने। अब सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया, इसको पूरे को कंपेयर किया, तो हमारे को देखो के की जगह क्या लिखा है, तो 300 पाई लिखा है, तो 300 पाई ले लिया के की जगह हमने। और यहाँ पर के को हम जानते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन में लेमडा, तो 2 पाई अपॉन में लेमडा, के को चेंज कर दिया हमने 2 पाई अपॉन लेमडा लिख करके, 300 पाई हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/50 जो है आपका आ जाएगा मीटर में। तो ये वेवलेंथ की जो है लंबाई आ गई। चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना है, तो हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है बी इक्वल्स टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। और हमें जो वी नोट की वैल्यू है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने के को लिखा कि हमारा के का फॉर्मूला ये होता है, इसी तरह वी नोट का भी फॉर्मूला एक होता है, जो वी फोर नोट का फॉर्मूला होता है ई नोट अपॉन में सी, ठीक है। ई नोट की वैल्यू आप इक्वेशन से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर ई नोट ये रहा, और ई नोट की वैल्यू कितनी है, 30। तो ई नोट की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली 30, तो ये रखा 30 थी। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁻8 होती है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी नोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁻−7 टी। अब सिंपल है, जो अभी अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बताई है ये वाली, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे। तो वी नोट की वैल्यू को रख दीजिए, वी नोट की वैल्यू है 10⁻−7 टी, तो वी की वैल्यू रख दी 10⁻7, और टी को हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बीच में रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लास्ट में रख दिया। बाकी आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है साइन, साइन की साइन, और ओमेगा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 × 10⁻11। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू 2 × 10⁻11 दे रखी है, तो उसको रख देंगे। और आपका जो है लास्ट में क्या है, के की वैल्यू भी आपको दे रखी है 300 पाई, अभी भी हमने देखा, और एक्स का एक्स है, और टी इंटू मल्टीप्लाई। तो ये एक एक्सप्रेशन जो हमें निकालनी थी, बस सिंपल है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो करना है नांड गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नांड गेट जो है सारे को बनाता है, यानी कि नांड गेट से सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे कि हम नांड गेट का ये सिंबल देख रहे हैं, ये नांड गेट का है, और इस गेट से जो है हम नोट गेट बना सकते हैं। तो नोट गेट बनाने के लिए नांड गेट है, नांड गेट से ये नोट गेट बन जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में एंड गेट भी हम बना सकते हैं नान गेट से। तो नान गेट जो है, अब हम डबल नान गेट लेंगे तो एक एंड गेट हमें मिल जाएगा। उसके बाद और गेट भी मिल जाएगा, जब हम 3 नान गेट लेंगे तो हमारे को और गेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह नॉर गेट भी हमें नान गेट से मिल जाएगा, जिसमें हम 4 को कंबाइन करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका नान गेट सभी गेटों को बनाता है, इसलिए यूनिवर्सल गेट है। हम अब लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल गेट पूछा है इसने। तो ये सभी गेटों को बनाता है इसलिए। तो ये सारे डायग्राम आपको याद होने चाहिए, और अच्छे तरह से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गेट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हाउ इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल विड्थ मैक्सिमम चेंज व्हेन द स्लिट विड्थ इज डिक्रीजेज। और उसके बाद में द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डिक्रीजेज। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके है ही नहीं टॉपिक। अगर आपके अंदर टॉपिक नहीं है तो आप क्या करोगे कि इसको छोड़ दोगे, इस टॉपिक को आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, तो इसको छोड़ देना है आपको, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में आएगा नहीं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऑटोमेटिकली इसके बोनस मार्क्स मिल जाने हैं। उसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, और डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m और वेलोसिटी v दे रखी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, और द्रव्यमान दे रखा है m, और आपको वेग दे रखा है, तो इसको जो है एक व्यंजक प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दें, किसी वस्तु के संवेग और द्रव्यमान के संबंध में जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा जुड़ा होता है उसे ही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के रूप में जाना जाता है। The wavelength lambda is associated with an object
इन रिलेशन टू इट्स मैक्सिमम मोमेंटम एंड मास इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, आपका संवेग और द्रव्यमान के संबंध में जो तरंगे धैर्य जुड़ा होता है वो सिंपली डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाता है। और इसका जो रिलेशन है आपको सिंपली लिख देना है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको बताना है कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कौन सा होता है, मास एम और वी के बीच में। तो आपको बस इतना बताना है, लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपन में पी, और पी की वैल्यू जो मोमेंटम होता है एम इंटू वी होता है, और एच की जगह एच आएगा और पी की जगह हम एम वी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन सी है, इसमें आपको एक एसी वोल्टेज में बता रहा है कि V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। अप्लाई कर रहे हैं प्योर इंडक्टर पे, तो इंडक्सेंट उसका L है। फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द करंट I, ध्यान रखना करंट I के लिए, वोल्टेज के लिए नहीं बोल रहा है। मैथमेटिकली करंट का अप्लाइड अगर बिहाइंड करते हैं वोल्टेज तो उसका फेज डिफरेंस जो है पाई बाई टू होता है। इस क्वेश्चन को भी हमने करा था, इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से पूछा था, और इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है जिसमें सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, और हमें जो है कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस को। तो ठीक है, हम कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद में प्रतिबद्धता जो है इम्पीडेंस हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो है, जब परिपथ में प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरकत्व के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है उसको हम देते हैं V इक्वल्स टू डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है, एल डी आई अपॉन में डी टी, क्योंकि वैन AC फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि AC क्या है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, द EMF इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टेंस इज V इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन में डी टी। अब हम यहाँ पे डी आई को निकालेंगे, तो डी आई को साइड में ले जाते हैं और वी को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वी अपॉन में एल इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा इस इक्वेशन से। अब हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो इसके अंदर इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे, और जो है ये आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी। अब यहाँ पर जो है डी टी का डी आई का जो है आपका इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। साइन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा आ जाएगा। और आई इजकल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, हम माइनस को जो है इसके माइनस को इसके बाहर निकाल लेते हैं, और जो है यहाँ पे कोस ओमेगा टी अपॉन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है किस में, पाई बाई टू की फॉर्म में, तो पाई बाई टू की फॉर्म में ले जाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेम चेंज कर देंगे पाई बाई टू की फॉर्म में। तो पाई बाई टू की फॉर्म में जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, सिंपली है। और ये माइनस इसलिए लिया है कि जब हम ओमेगा टू को उधर लाएंगे तो ये पाई बाई टू माइनस उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस को बाहर लेने से जब हम इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, और ये प्लस का ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये प्लस का ओमेगा टी आगे ले लेंगे और माइनस पाई बाई टू को पीछे ले लेंगे। साइन दोनों के साथ है तो साइन जो है हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट और लगा लेना, एक ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। और यहाँ पर जो है फिर आपका आई वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल जो होता है ये किसके बराबर होता है, आई नोट के बराबर होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। और साइन इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये ही रिलेशन हमें बतानी थी। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाई पाई बाई टू, बस ये लिख देना था। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये प्रूफ करना था। ध्यान रखना है, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाई टू कोण पीछे चलती है। बस इतना ही आपको लिखना था। ये हो गया आपका आंसर इस वाले पोर्शन का। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको स्टेप का, क्योंकि आपको स्टेप्स अगर एक भी मिस हो गया तो सबसे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। न्यूमेरिकल में दिया रखा है आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आर दे रखा है आपको 20 ओम, और एल दे रखा है 2 मिली हेनरी। अब इसमें जो है हम जानते हैं कि एक्स सी जो होता है वो ओमेगा एल होता है, और ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। यहाँ पर हमारे को पाई की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज़ पता है, तो एक्स सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 हमारे को एफ दे रखा है, और जो है ये मिली हेनरी में दे रखा है। इसको कन्वर्ट किया हमने तो 2 इंटू 10⁻³ आ गया एल की वैल्यू। अब इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2628 पाई ओम बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू जो है यहाँ पर इतनी आ गई। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ओम में दे रखा है, तो ये भी ओम में निकल गया। अब इसके बाद में जो है हमें क्या निकालना है, इम्पीडेंस जेड निकालना है। जेड का हमारे को पता है, ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया था, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल स्क्वायर होता है। आर की जगह आर की वैल्यू रखी, सभी की वैल्यू दे रखी है, हमारे को 20 दे रखी है आर की वैल्यू। एक्सएल की वैल्यू अभी आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो, एक्सएल बोलो एक्सी बोलो, आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने रख दिया। अब इसके बाद में जो है सिंपली क्या करना है, इसको एक्सी कर लेना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्सी कर लेना। अब इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया हमने, और इसको जो अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, अप्रोक्सीमेटली 20.0098 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर जो है अंडर रूट हटाना पड़ेगा, ये अंडर रूट हटाया हुआ होना चाहिए, यहाँ पे गलती से अंडर रूट भी लगा रह गया।
ठीक है, तो ये आपका, इसका जो आप अंडर रूट निकालोगे तो 20.0098 आएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 20 ओम कर सकते हैं। तो ये हमारा जेड की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्राइव करना एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ठीक है, दो लेंसेज को कॉम्बिनेशन कह रहा है, टू लेंसेज का। टू लेंसेज मतलब वो क्या है, डिफरेंट नेचर में है। यहाँ बोल रहा है व्हेन टू लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ बट डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर मतलब एक होगा कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हैंस राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट पावर भी निकालनी है इसकी, तो तीनों चीज़ें हम निकाल लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमने लिखा है कि फोकल लंबाई f1 और f2 के दो लेंस हमने a और b ले लिए। ठीक है, जिसकी f1 और f2 जो है लंबाइयाँ हैं, संपर्क में रखे हुए हैं, और हम विचार कर रहे हैं कि वस्तु को लेंस a से u दूरी पर, लेंस वस्तु जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो आपको आई पर देखने को मिल रहा है। इसका जो इमेज o का है वो यहाँ पे आई पे बन रहा है। ठीक है, a लेंस की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेंस ए से यू दूरी पर ओ बिंदु पर रखा गया है कोई वस्तु। वस्तु यहाँ पे रखा है, और कितनी दूरी है लेंस से ए से, ये है यू दूरी पर। ठीक है, और इसी तरह से लेंस ए बिंदु पी से वी वन दूरी पर आई वन की छवि बनाता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो छवि है वो आई वन बनता है, जो कि ए से लेके कितनी दूरी पर है, तो ये वी वन दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी वन दूरी पर है। ठीक है, वो पी से कितनी दूरी पर है, आपका पी से जो है ये पूरा का पूरा वी वन दूरी पर है। और अब लेंस जो है आई वन लेंस बी के लिए क्या है, एक वस्तु का रूप में कार्य करे। अब जो इससे इमेज बनी है आई वन, ये जो बी आपका लेंस है ये वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि अब ये समझ रहा है, ये वाला लेंस इसको समझता है कि ये वस्तु रखी हुई है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो यहाँ पे बना रहा है आई के रूप में। तो पी से आई की डिस्टेंस जो है वी है, तो यहाँ पे लिखा पी से आई की डिस्टेंस वी है। बस ये चीज़ हमें केवल समझा देनी है चित्र के माध्यम से। और सीधे सीधे हमें पता है कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद होता है कि हमारा 1/f=2 1/v माइनस में 1/u होता है। तो हमने v को v1 माना है तो हम v1 लिखेंगे, और लेंस a के लिए f1 माना है तो उसको f1 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह से b के लिए f2 माना है तो f2 आ जाएगा। और हमने जो यहाँ पर u की जगह क्या माना था, उसको v1 माना है, तो ये हम v1 लिख देंगे। बस इतना लिखना है। तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंबाइन कर देना है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको याद होगा कि 1 में f1 प्लस में 1/f2 इजकल्स टू क्या होता है, तो ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1/f के बराबर होते हैं। याद है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1/f के बराबर। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू 1/f के बराबर है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f लिख सकता हूँ। तो 1/f इसकी जगह लिख दिया, और आगे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये 1 में f1 प्लस में 1/f2, यही चीज़ हमारे पास है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू से अगर 1 हटाते हैं, पहले आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो कि f1 इंटू f2 में f1 प्लस में f2, यही हमें प्रूव करना था f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा आंसर आएगा। 1 में f को एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद में एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखना, अगर आप चाहते हो तो इसका एलसीएम लेके लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप ये लिख दोगे तो ये हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 1/f ही चलता रहेगा। 1/f को f में कन्वर्ट करोगे तो पता ही है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो वही हुआ है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली जो वैल्यू आती वो नीचे आ गई। बस ये है f की वैल्यू, यही प्रूव करना था। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज़ मैंने बताई है, जो चीज़ ऊपर अभी अभी डिस्क्राइब की है मैंने, कि ए और बी जो फोकल लेंथ f1 और f2 है उनको कांटेक्ट में रखा गया है, और फिर जो है ओ उसका ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज आई पे बन रही है। और जो बी लेंस है इस आई वन इमेज को जो है अब क्या समझ रहा है, ये ऑब्जेक्ट समझ रहा है, और फिर इसका बी द्वारा प्रतिबिंब जो है यहाँ पर इमेज बनाया जा रहा है आई पे। इसकी डिस्टेंस v है, इस i1 की डिस्टेंस p से v1 है, और इस o की डिस्टेंस p से u है। बस हमें वही समीकरण वापस लिखना है, हमें जो स्टैंडर्ड समीकरण याद है दोनों समीकरण को लिख करके ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है, वही मैंने बताया कि ये दोनों की वैल्यू कितनी होती है, f के बराबर, तो इसको लिखा हमने f। अगर ये f है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके बराबर हो गया, ये f के बराबर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हो गया f के बराबर, 1/f के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिखते हैं 1/f, बाकी तो ऑलरेडी ये है ही। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब इसका एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा f=f1 इंटू f2 प्लस f2। ये हमारा को प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा है कि उसने दे रखा है कि दोनों फोकल लेंथ जो है वो रखे हुए हैं। अगर आप देखो f1 इसकी है, f2 इसकी है, तो इसका
जो अगर F1 और F2 है तो एक तो पॉजिटिव हो गया ये वाला और ये वाला हो गया नेगेटिव। अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, दोनों को कंबाइन किया तो कुछ इस तरह का ये डायग्राम बन जाएगा। मैंने केवल आप ये डायग्राम समझाने के लिए बनाया है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है। इन दोनों को पुट करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू ये होता है। तो इसी में हम F1 और F2 की वैल्यू जो है रखेंगे। F1 की वैल्यु पॉजिटिव F है, F2 की वैल्यू माइनस F है। इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों ही कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0। 1 में एफ इक्विवेलेंट क्या आ गया 0। अब एफ इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये 1 में 0 के अपॉन में 1 आ जाएगा। 1 में आप जानते हो 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि एफ इक्विवेलेंट जो है अनंत आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारे को पी इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें जानते हैं पी इक्वल्स टू 1 में एफ होता है और एफ इक्विवेलेंट जो हमारा इन्फिनिटी आया हुआ है। तो हमारा जो है आप सिंपली लिख सकते हो, या 1 में एफ की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट F1/F की जगह क्या लिख देंगे कि 0 है भैया, 0 डायप्टर। ठीक है, ये पी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। बस सिंपल सा था ये सी वाला, तो एक ही लाइन में खत्म। उसके बाद में आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव करना है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल मैंने पहले भी आपको सेट नंबर 2 में कराया है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो वही चीज़ बताई है, यहाँ पर पूरा का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को मैंने उस सेट में भी एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे आपका समय नहीं लूँगा मैं। आप डायरेक्ट उसको सेट को भी रेफर कर सकते हो, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, तो आपको आसानी समझ में आएगा। केवल आपको ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल जिसमें ए डी सी है। तो ट्राइंगल ए डी सी, ए आपका ए है और डी ए और ए सी। तो ये वाला ट्राइंगल जब आप लोगे तो आपका जो है आसानी से काम बन जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सा लोगे, आपको ए डी सी पहले लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, फिर ये वाला, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल आपको ले लेना है। उसके बाद में ट्राइंगल दूसरा लेना है ए बी सी। ए बी सी, ये वाला ए बी और ये सी, ये वाला ट्राइंगल लोगे। दोनों ट्राइंगल को लोगे तो अपने आप ये डी अपन में ए सी आ जाएगा और बी सी अपन में ए सी आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया, बस आपको ये प्रूव करना था कि ये म्यू के बराबर होता है। तो यही हमारा स्नेल का नियम है, इसी को हमें प्रूव करना था। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल के साथ में। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी नोट कर सकते हो। सेट 1 में भी या सेट 2 में भी ये पूरा का पूरा यही डेरिवेशन है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन 2 बार आ चुकी है आपके सेट्स में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इतनी सी इक्वेशन लिखनी है, आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद में आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में जो पी एन जंक्शन का डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का जो है ग्राफ बनाना है। तो देखिए, फॉरवर्ड बायस का तो ये अग्रदिशिक व्यास जो होता है, बायस होता है जो ये होता है, इसमें क्या करंट पहले धीरे धीरे राइज होती है और फिर एक तरह से जैसे ही वो राइज उसकी कंप्लीट होती है उसके बाद में ये एकदम से बूम करता है। और यहाँ पे जो है सारे करंट जो है मिली एम्पियर में चलते हैं इसमें। और इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर जो आएगा आपका रिवर्स बाइजिंग में, तो रिवर्स बाइजिंग में जो है धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जब ड्रॉप करता है तो इंस्टेंटली ड्रॉप कर जाता है। तो यही दो डायग्राम आपको बनाने हैं, जिसके आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, आपको 4 नंबर इससे मिलेंगे। और 1 नंबर का आपको ये चीज़ बतानी थी कि इसमें क्या पूछा गया। देखिए कि जो है आपको पूछा गया है कि करंट जो अचानक से इंक्रीज क्रिटिकल वोल्टेज में कैसे हो जाता है, क्रिटिकल वोल्टेज में अचानक वृद्धि क्यों दिखाई देती है, ये आपको बतानी है, बस इतना सा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो क्रिटिकल वोल्टेज पर रिक्तीकरण क्षेत्र का जो संयोजन बंद है, यानी कि जो आपका इसके अंदर क्या है आपका इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो संयोजन बंद है, ये माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एकदम से ही इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। क्या हो जाता है, ड्यू टू सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस रिजल्टिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड एंड हैंस रिजल्ट द डायोड रिवर्स करंट इज इंक्रीजेस शार्पली, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। इसी को हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन है, ड्रॉ करना है रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और इसका जो है एक्सप्रेशन बनाना है आपको। और ये ऑलरेडी जो है आपका सेट 1 में भी करवाया है मैंने, और यहाँ पे भी मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है, हमें पता है m इक्वल्स टू बीटा अपन में अल्फा होता है, जिसको हम टेन बीटा अपन में टेन अल्फा लिख सकते हैं। इस तरह का ये आपका जो रहेगा डायग्राम, ये आप यहाँ से डेरिवेशन पूरा देख लोगे, सेट 1 भी आप देख लोगे, उसमें भी समझा है। इसमें क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी वाला कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका जो है यहाँ पर कोई लेंस रखी है, इस लेंस से जो है इसका एक बिंब बन रहा है जो कि ए बी डैश बन रहा है, ये वाला। और ये ए बी डैश इतना छोटा सा है कि मान लो कि इसको देखने के लिए हम कोई और दूसरा एक जो है आई पीस या कि नेत्रिका यानी लेंस रखते हैं दूसरा, और यहाँ से इस लेंस के
जो है इस इमेज को देखना चाहते हैं तो इसका जो है एक अवर्धित लेंस का इमेज बनेगा, मतलब इसका ए बी डैश का एक अवर्धित यानी बड़ा इमेज बनेगा जो कि ए डबल डैश बी डबल डैश के नाम से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बस ये चीज़ देखने के लिए हमने ये लगाई। अब इसी को डिराइव करके जो हमें इसको प्रूव कर देना है। तो यहाँ पर जो है मैंने डेरिवेशन बता रखी कि एम जो है आपका क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, पहले वाले सेट में भी बताया था, वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा, ये डायरेक्ट आपको इक्वेशंस लिखनी है। स्टेप्स जो है आप एक आधा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम करोगे तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको केवल आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। बाकी आपको फिर वही 1/में एफ इक्वल्स टू क्या होता है 1/में वी माइनस 1/में यू वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और जो है आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे एम ई और एम नोट तो आपको पता ही है कि क्या होता है। और इसके बाद में जो है आपका जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसके बाद में ये डेरिवेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये आपको निकालना था, यही हमने निकाल दिया। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना था। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बता रखा है, अगर आप चाहते हैं तो दूसरे सेट में भी देख सकते हैं, सेट नंबर 1 या 2 में ये ऑलरेडी करवा रखा है मैंने, तो वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हैं। ये रहा आपका ये डायग्राम। इसमें ये डायग्राम में क्या है, सिंपल मैंने बताया अभी, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी छवि यानी उसका जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, लेकिन ये प्रतिबिंब इतना छोटा है क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा है इमेज, तो इसका थोड़ा सा और बड़ा आया, लेकिन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने एक आई पीस लगाया और इस आई पीस से हमने इसको देखा तो इसके इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे इतना बड़ा हुआ, तो हम इसकी डेरिवेशन जो है निकाल रहे हैं। तो इसके डेरिवेशन वही चीज़ जो मैंने अभी आप हिंदी में बताई है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। जब तक आप खुद इसको एक बार उतारोगे नहीं तब तक आपको समझ में बैठेगा नहीं। अगर आपने सेट 1 से प्रैक्टिस कर लिया है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर सेट 1 से नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर से दोबारा आपको ये जो है सेट 1 को देखना पड़ेगा। सेट 1 में मैंने समझा है, अभी मैंने बता दिया कि डायग्राम कैसे बनता है, बस ये आपको इक्वेशंस लिखनी है और ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट इक्वेशन जो आपको ये लिखनी है। तो यही था आपका फिजिक्स सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे आपका सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन भी डाल देंगे। बाकी आपके ऑलरेडी सेट 1 2 3 4 करवा दिए गए हैं सभी के। केमिस्ट्री के भी 4 सेट करवा दिए गए हैं, बायोलॉजी के 5 सेट करा दिए गए हैं। इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के भी 5 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो उन सभी को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी जो है मैक्सिमम मदद कर पाएँ। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।